Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the daily current affairs. So as you know कि हम current affairs को कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं, that is with along with discussing the questions, तो questions के डिस्कस करते साथ साथ हम न्यूज़ को भी कवर करते हैं. So let's begin our today's session. Okay, so the very first question is on your screen. तो क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को कंसिडर करते हुए आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि विच ऑफ द अबाउ गिवन स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज या और करेक्ट, मतलब किस में इनमें से कोई एक भी हो सकता है, कोई एक से अधिक भी करेक्ट हो सकते हैं. तो कौन से हैं वो स्टेटमेंट्स जो कि करेक्ट है वो आपको बताना है. ठीक है, यस. तो चलिए हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस को. द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ मैंशनड इन द आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्या ये आर्टिकल 51 में मैंशनड है? नहीं, ये आर्टिकल 44 में मैंशनड है. तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. इट इम्पोजेस कॉमन रूल्स फॉर ऑल द कम्युनिटीज़ एक्सक्लूडिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन. नहीं, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एक्सक्लूड नहीं करता है. नेक्स्ट इज यूसीसी इज़ द पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. सो येस, ये इसका पार्ट है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली 3. ठीक है, तो येस, ये क्वेश्चन क्यों आया है आपके आज के सेशन में? बिकॉज उत्तराखंड जो है इट बिकेम द फर्स्ट स्टेट जो कि इंडिपेंडेंस के बाद से जिसने यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया है. ठीक है, इंडिपेंडेंस के पहले गोवा वाज द स्टेट. तो जब गोवा को पोर्तुगीज़ रूल कर रहे थे वो उस टाइम से ही उनका सिविल कोड ही वो अभी भी चल रहा है. तो गोवा इज़ द प्री इंडिपेंडेंस. पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद वाला जो इंडिया का स्टेट है वो उत्तराखंड है, जिसने पहला वो ऐसा स्टेट राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है. ठीक है, तो ये थी न्यूज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड. ठीक है, तो लेट मी गिव यू अ स्नीक पीक इनटू द टुडेज सेशन. आज मैंने कुछ पिक्चर्स भी ऐड किए हैं आपके सेशन में बिकॉज उनको याद रखना इज़ बिट डिफ़िकल्ट. ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है उसके बारे में जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पास किया है वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो कि अपॉइंटमेंट्स हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के. तो दैट वाज द क्वेश्चन, इनमें से किसे गोल्डन वीज़ा मिला है. देन ये जो है किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, एंड ये जो है किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं. ठीक है, तो मैंने पिक्चर्स इसलिए ऐड किए हैं, अगर आप वो पिक्चर अपने दिमाग में याद रखोगे ना तो आपको याद आएगा कि हाँ, सर ने ऐसे हमें पिक्चर्स दिखाए थे और इस व्यक्ति का नाम ये था, तो आप इजीली रिकॉल कर पाओगे. ठीक है, तो अपॉइंटमेंट्स ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, इनको याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और स्पेशली जो दूसरे कंट्रीज़ से होते हैं ना उनको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो मैंने पिक्चर्स भी ऐड कर दी. ठीक है, अब आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो कि उत्तराखंड में पास किया गया है. ठीक है, उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया गया है ना, उसमें क्या बैन किस चीज़ को बैन किया गया है? मैरिज एंड डाइवोर्स प्रैक्टिसेस दैट कवर अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ सच एज हलाल और इदात, ट्रिपल तलाक, इन सब चीज़ों को बैन कर दिया गया है. चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी इसको भी बैन कर दिया गया है. एंड व्हाट इज़ यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म इज़ कॉमन. तो कॉमन क्या चीज़ रहा है अक्रॉस ऑल द रिलीजन्स? अडॉप्शन राइट्स. तो अगर आप किसी भी रिलीजन से हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, आपके लिए अडॉप्शन राइट्स इक्वली रहेंगे. ठीक है, लीगल एज फॉर मैरिज मेंस के लिए 21 रखा है, वुमन के लिए 18 रखा है. ठीक है, ये एज फिक्स की. अब आप किसी भी कास्ट के हो, आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि नहीं हमारे कास्ट में तो 18 ईयर्स पे लड़कों की शादी कराई जाती है, हम करा देंगे. नहीं, अगर आप उत्तराखंड में हो तो आपको ये रूल फॉलो करना होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स फॉर वुमन फॉर मेन एंड वुमन. ओके, तो इनहेरिटेंस राइट्स इज प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट्स होते थे वो इक्वली अब मेन और वुमन को दिए जाएंगे. ठीक है, तो पहले क्या होता था, अगर हम इनहेरिटेंस राइट्स की बात करें तो अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उनको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रूल्स के हिसाब से सक्सेशन में राइट्स मिलता था. ठीक है, देन अगर कोई एक मुस्लिम फैमिली है तो आई एम नॉट श्योर अबाउट कि वुमेंस को मुस्लिम पर्सनल लॉ में इनहेरिटेंस राइट्स मिलते हैं या नहीं. आई एम नॉट श्योर. तो अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो कि मिलते हैं या नहीं. तो अब
वो सारे झंझट नहीं होंगे कि हाँ अगर ये कास्ट से है तो इनके ऊपर ये लॉ अप्लीकेबल होगा, इस कास्ट से हैं तो अब इनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होगा, तो ये सब बंद हो जाएगा, सभी के ऊपर एक ही लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ओके, और चीज़ क्या की गई है अब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में, क्या यूनिक है जो कि उत्तराखंड में पास किया गया है, अगर कोई भी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा विद इन अ मंथ, एक मंथ के अंदर अंदर उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा, और एल्स अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो बोथ द पार्टनर्स आर लायबल फॉर ₹25,000 फाइन, मतलब उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, और या तो फिर 3 महीने की जेल होगी, ठीक है। ऑल चिल्ड्रन बॉर्न टू लिव इन कपल्स, अगर जो ऐसे कपल्स लिव इन, तो आपको सबको पता ही होगा ना, दैट इज़ जो कपल्स शादी नहीं किए होते हैं पर वो फिर भी साथ में रहते हैं, ठीक है। तो यस, अगर ऐसे कपल्स को बच्चे होते हैं तो कपल्स विल बी कंसिडर्ड लेजिटिमेट, उनको लेजिटिमेट माना जाएगा, मतलब उनको एज अ लेजिटिमेट आइस के अंडर उनको एज अ कपल ही देखा जाएगा, और उन दोनों को उस बच्चे का पेरेंट ही माना जाएगा, और उस बच्चे को पूरा लीगल इनहेरिटेंस राइट्स मिलेंगे पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब किस चीज़ को एक्सक्लूड किया गया है, उत्तराखंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स विच में, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में से वैसे तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप शेड्यूल्ड ट्राइब को अलग कर सकते हो, पर यहाँ पे उनको अलग रखा गया है, विच मेक नियरली 3% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द यूसीसी बिल। तो उत्तराखंड में जो एसटी हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको यूसीसी में नहीं रखा गया है ताकि उनका कल्चरल चीज़ें जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, ताकि उनको इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है, बिकॉज शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, ऐसा माना गया है कुछ स्टेट में, तो उनके प्रैक्टिसेस पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, इसलिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स को उत्तराखंड के यूसीसी से अलग रखा गया है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी उत्तराखंड में जो यूसीसी पास हुआ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द एक्रोनॉमी पेस रिप्रेजेंट इन नासाज सैटेलाइट मिशन। तो नासा ने एक सैटेलाइट मिशन को लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम है पेस, ठीक है। तो उसमें से वो क्या करेंगे, अब स्पेस सैटेलाइट में से वो एक ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होगी, ठीक है, इस पर पूरा हमारा इकोसिस्टम को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले आप आंसर बताइए, देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड एंड ओशन इकोसिस्टम। तो यही वो सारी चीज़ें हैं जो कि ये पेस सैटेलाइट स्टडी करेगी, ठीक है। एरोसोल जो कण होते हैं स्पेस में या फिर हवा में, जो छोटे छोटे एरोसोल्स होते हैं, उसको ये स्टडी करेगा। क्लाउड्स यानी कि बादलों को स्टडी करेगा, और पूरा का पूरा जो ओशन इकोसिस्टम है इसे ये स्टडी करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सैटेलाइट भेजा गया है, ठीक है। अब नासा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। नासा जो कि यूएस की स्पेस एजेंसी है और इसरो जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है, दोनों मिल के एक सैटेलाइट बना रहे हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है उसके ऊपर जो रिजल्ट्स होंगे वो स्टडी करेगा, ठीक है। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इश्यूज हो रहे हैं वो ये सैटेलाइट स्टडी करेगी। तो दोनों मिलके, दैट इज़ नासा प्लस इसरो, ये दोनों मिलके एक सैटेलाइट बना रहे हैं। उसका नाम क्या है? यस, उसका नाम है निसार, ठीक है। आई विल रब इट, ओके, उसका नाम है निसार। तो निसार कब तक लॉन्च होगी ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है। निसार एक सैटेलाइट है जो कि नासा और इसरो मिलके बना रहे हैं टू स्टडी द क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फॉर द ईयर 2024 to 2025 अकॉर्डिंग टू द रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। जो हाल ही में अब फरवरी के मंथ में, आई थिंक कल या फिर परसों हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, दैट इज़ एमपीसी की मीटिंग हुई थी। आरबीआई का जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो हर 2 महीने में, ठीक है, बाई मंथली मीटिंग होती है और सारे रेट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से, उस मीटिंग के हिसाब से क्या रहेगी हमारी जीडीपी की ग्रोथ फॉर द ईयर 2024 to 2025। येस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 7%, ठीक है। तो इस महीने जो मीटिंग हुई थी उसके हिसाब से हमारी ग्रोथ 7% रहेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इन विच स्टेट डज द तवांग टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैम्पियनशिप टुक प्लेस, ठीक है। तवांग टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैम्पियनशिप कहाँ पे
हुई, ठीक है। अब कयाकिंग क्या होता है, एक ये वाटर स्पोर्ट होता है। कयाकिंग है आई थिंक एक आपकी एक छोटी सी बोट होती है जो कि आपको चलानी होती है। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है। ये सो द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। और ये कहाँ पे कंडक्ट की, अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में ही ये कंडक्ट की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु रिसीव्ड गोल्डन वीज़ा फ्रॉम द यूएई गवर्नमेंट। तो यूएई गवर्नमेंट से फिलहाल रिसेंटली किसने गोल्डन वीज़ा को रिसीव किया। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आनंद कुमार, ठीक है। अब मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ, ये हैं आपके आनंद कुमार। अब आनंद कुमार कौन है, सुपर 30 जो कि एक इंस्टीट्यूट है, ये इसके फाउंडर है, ठीक है। सुपर 30 एक इंस्टीट्यूट है जो कि पटना में इन्होंने ओपन किया था इन द ईयर 2002, ठीक है। और इन्होंने क्यों ये इंस्टीट्यूट खोला था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट था ये, ताकि जो कि अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, ठीक है, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बहुत ज़्यादा पैसा किस चीज़ का, जेईई मेंस और एडवांस की कोचिंग का, ठीक है। देखो कई सारे हमारे सोसाइटी में से प्रतिभावान बच्चे होते हैं, ठीक है, टैलेंटेड बच्चे होते हैं जिनको अगर गाइडेंस मिले तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों के लिए जो कि फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते थे और बहुत टैलेंटेड थे और वो जेईई का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते थे, तो उनके लिए इन्होंने फ्री में कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू किया था। आई थिंक फ्री था या फिर अफोर्डेबल रेट था, प्रोबेबली इट वाज फ्री इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो येस, इन्होंने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया था, तो इनको गोल्डन वीज़ा मिला है, ठीक है। तो गोल्डन वीज़ा क्यों दिया जाता है यूएई की तरफ से, ठीक है। पहले तो क्या होता है गोल्डन वीज़ा, हम उसे जानते हैं, ठीक है। गोल्डन वीज़ा के अंदर आपको क्या होता है, फॉर द जिनको भी ये गोल्डन वीज़ा मिलता है वो फॉर द 5 to 10 ईयर्स तक यूएई में रह सकते हैं, ठीक है। उनको बार बार वीज़ा का अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। किन लोगों को ये दिया जाता है, जो कि आर्ट से रिलेटेड, आर्ट की फील्ड से हो, कल्चर के रिलेटेड फील्ड से हो, एजुकेशनिस्ट हो या फिर और कोई एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हो, उनको दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि वो वहाँ पे आके रह सकें, यूएई के कल्चर के बारे में समझ सके, ठीक है। इन्वेस्टर्स को दिया जाता है ताकि वो यहाँ पे रह सकें और पूरे इन्वेस्टमेंट के एनवायरनमेंट को यहाँ पे समझें और यूएई में इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। अगर कोई एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड है, जैसे कि ये आनंद कुमार जी थे, तो इनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि वो यहाँ पे रहें, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को पढ़ें और ज़्यादा डेवलपमेंटल काम कर सके लोगों के भलाई के लिए, ठीक है। तो यस, इन ऐसे व्यक्तियों को डिफरेंट नए नए अपॉर्चुनिटीज़ खोजने के लिए उन्हें ये गोल्डन वीज़ा दिया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। डैश बिकम्स द फर्स्ट इंडियन पेसर। अब पेसर कौन होता है, क्रिकेट से रिलेटेड ये बात है, ठीक है। जो बॉलर होता है और जो फास्ट बॉलिंग करते हैं हम उन्हें पेसर कहते हैं इन द क्रिकेट के लैंग्वेज में, ठीक है। तो कौन है वो ऐसे व्यक्ति जो कि रीच किया है उन्होंने नंबर 1 पोजीशन पे आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में, और उन्होंने रिप्लेस किया है रविचंद्रन अश्विन को, ठीक है। तो कौन से हैं वो पेसर, उनका नाम आपको बताना है। यस, जसप्रीत बुमराह इज़ द पेसर जिन्होंने ये अचीव किया है, ठीक है। और जसप्रीत बुमराह ऐसे पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने ऑल 3 फॉर्मेट्स में, ठीक है, तीनों के तीनों जो फॉर्मेट्स होते हैं क्रिकेट के, दैट इज़ इंटरनेशनल वनडे जो वनडे फॉर्मेट होता है, जो टेस्ट फॉर्मेट होता है और T20 फॉर्मेट होता है, तीनों ही फॉर्मेट्स में ये फर्स्ट पोजीशन पे हासिल करने वाले पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसी साल तीनों फॉर्मेट्स में ये पोजीशन हासिल की है, ऐसे नहीं है। कुछ साल पहले इन्होंने पहला पोजीशन हासिल किया था वनडे में, ठीक है, एंड उससे कुछ साल पहले इन्होंने T20 में हासिल किया था, अब इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हासिल किया है, ठीक है। साइमल्टेनियसली हासिल नहीं किया है, अलग अलग टाइम पीरियड्स पे फर्स्ट पोजीशन पे थे, ठीक है। और ऐसा किसी ने भी ये टारगेट अचीव, ये जो मुकाम है ये हासिल नहीं किया था, ठीक है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने तीनों के तीनों फॉर्मेट्स पे फर्स्ट नंबर कभी इन्होंने हासिल किया हो, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। तो जसप्रीत बुमराह पहले से व्यक्ति बने हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th एडिशन हुआ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का, वो कहाँ पे हुआ, ठीक है। 9th और 10th फरवरी के बीच में होना है, ठीक है। तो आज स्टार्ट हुआ, कल तक ये चलेगा, ठीक है। कहाँ पे ये
रखा गया कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मतलब कहाँ पे होगा। ये सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पर्थ ऑस्ट्रेलिया। तो पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में ये कॉन्फ्रेंस रखा गया और इसे कौन एड्रेस करेंगे, इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। अब ये कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई थी, ताकि इंडियन ओशियन में जो भी कंट्रीज़ आती हैं वहाँ पे कोऑपरेशन बढ़ा जाए, सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं उसे टैकल किया जाए, ठीक है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ और कंट्रीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया है इस कॉन्फ्रेंस में, ताकि वो जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इंडियन ओशियन में उसे सॉल्व कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब हम, डैश अपॉइंट्स ओल्हास बेकेटनाउ, ठीक है, आपको नाम भी याद रखना है और किस कंट्री के ये प्रधानमंत्री बने हैं आपको आंसर करना है, ठीक है, कौन सी कंट्री है और कौन है। आपको कंट्री भी पूछा जा सकता है और पर्सन का नाम भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ओलास बेकेटनाउ, किस कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। क्या है इनका नाम, ध्यान से रखिए याद, ओलास बेकेटनाउ। और क्वेश्चन में अगर इनका नाम आता है ये क्वेश्चन, तो आप याद कीजिए कि सर ने हमें एक इमेज दिखाई थी जिसमें एक व्यक्ति ऐसे माइक पे खड़े हुए थे और इन्होंने ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था, ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा वो, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो हैं इन्होंने, आपको याद रखना है, जिन्होंने ब्लू कलर का कोट पहना था, वाइट शर्ट पहनी थी, ठीक है, ये प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है नईब बुकेले, विंस री इलेक्शन, तो फिर से इलेक्शन हुआ था और उसमें ये जीत गए हैं। किस कंट्री के ये फिर से प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है, आपको बताना है। ये सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एल सल्वाडोर। तो एल सल्वाडोर की प्रेसिडेंट बन चुके हैं फिर से, ठीक है। और इनका बहुत ही नाम आजकल न्यूज़ में आ रहा है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं एल सल्वाडोर के, बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है अपने कंट्री के लोगों के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे इन्होंने काम किए हैं, तो इसीलिए इनका नाम न्यूज़ में आया और शायद इसी कारण से इनको फिर से प्रेसिडेंट भी चुना गया है, ठीक है। ओके, सो येस, दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन, होप यू हैव लाइक्ड इट। और जो मेरा न्यू इनिशिएटिव था इमेजेस के थ्रू आपको समझाने का, वो भी आपको आई होप ये अच्छा लगा हो। थोड़ा आज का सेशन बड़ा हो गया बिकॉज हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में थोड़ी नई नई चीज़ों को पढ़ा, ठीक है, बिकॉज इट वाज इम्पॉर्टेंट। अगर मैं वो पार्ट छोड़ देता था तो आपको यूसीसी के बारे में न्यूज़ जो थी वो समझ में नहीं आती थी, ठीक है। आप इस सेशन को फिर से देखिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हो, ठीक है। और इस सेशन को शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, ठीक है, एमटीएस हो, सीजीएल हो, ठीक है, डिफेंस एग्ज़ाम्स हो, तो सभी के साथ इस सेशन को शेयर करिएगा। आई एम श्योर दैट दिस सेशन विल डेफिनेटली प्रूव हेल्पफुल टू देम एज वेल, ठीक है। सो येस, लाइक बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।